इस मौजूदा जंग ने पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में गैस की किल्लत सिर्फ एनर्जी का मसला नहीं रही, बल्कि अब ये एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बनती जा रही है। मुल्क में यूरिया खाद की तैयारी का इन्हिसार कुदरती गैस की फराहमी पर है, और जब गैस सप्लाई मुतासर होती है तो खाद फैक्ट्रीज पैदावार कम या फिर बंद कर देती हैं, और इसका बराह रास्त असर गंदम के साथ चावल और गन्ने के साथ दीगर अहम फसलों की पैदावार पर भी पड़ता है। अब पाकिस्तान में रबी सीज़न खुसूसन गंदम की फसल के दौरान यूरिया की तलब तकरीबन 55 से 60% सालाना इस्तेमाल के लिहाज से ज़्यादा हो जाती है। अगर ऐसे वक्त में खाद दस्तियाब ना हो तो किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब एक्सपर्ट से बताते हैं कि यूरिया की कमी से गंदम और चावल की पैदावार में 10 से 20% तक कमी आ सकती है, और इसके साथ पाकिस्तान की अल्कलाइन ज़मीनों में पहले ही यूरिया का असर 30 से 40% कम होता है। अब गैस बहरान के बाइस यूरिया की सालाना कमी 2 लाख से 6 लाख टन तक पहुँच सकती है। इस गैप को पूरा करने के लिए हुकूमत को महंगी यूरिया इम्पोर्ट करना पड़ती है, जिसकी कीमत फिर मकामी खाद के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। अब इस सूरत हाल से फी एकड़ प्रोडक्शन कॉस्ट में 5,000 से 10,000 रुपये तक का इजाफा भी हो जाता है। पाकिस्तान के तकरीबन 80% किसान छोटे दर्जे के हैं, लोकल लेवल पर काम कर रहे हैं। महंगी खाद और कम प्रोडक्शन उनकी आमदनी को शदीद मुतासर करती है। कम प्रोडक्शन के नतीजे में खुराक की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई आम शहरी तक मुंतकिल होती है। अब रूरल पॉवर्टी पहले ही 40% आबादी को मुतासर कर रही है। ऐसे में अगर खुराक की कमी और इम्पोर्ट पर रिलाय करना तो फिर ये मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है। 2026 में आलमी LNG सप्लाई मसाइल और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक खदशात ने भी पाकिस्तान की एनर्जी और खाद सप्लाई चेन के ख़तरात को नुमायाँ किया है। अगर गैस बहरान तवील हो गया तो नेशनल फूड प्रोडक्शन में 5 से 10% तक का भी एक बड़ा अहम चैलेंज है। लेकिन कई मौक़ों पर हमने पेट्रोलियम मिनिस्टर अली परवेज़ मलिक को ये कहते भी सुना है कि हालात जैसे भी रहे, लेकिन यूरिया खाद की अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाया गया है। अब ये अवेलेबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है या फिर इसका एक मुनासिब कॉस्ट पर अवेलेबल होना ज़्यादा मैटर करता है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तैमूर मलिक साहब फाउंडर हैं अलायंस फॉर रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब मोअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब से हमने सुना है कि यूरिया को की अवेलेबिलिटी को इन बदतरीन हालात में भी उन्होंने कोशिश की है कि बरकरार रखा जाए। ऑन ग्राउंड सिचुएशन वाकई ऐसी है? मुनासिब कीमत पर यूरिया अवेलेबल है या ये इसकी बहुत किल्लत है और फिर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है? जी, सबसे पहले आपका मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने इतने अहम टॉपिक पे दावत दी गुफ्तगू करने के लिए। देखिए मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं तो यकीनी तौर पे भरपूर कोशिश जारी उसारी होगी उनकी तरफ से कि गैस को अवेलेबल बनाया जाए यूरिया के प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी बात है और मुझे कोई रीज़न नहीं है डाउट करने का कि वो इस पे भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अलबत्ता मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो यूरिया की प्राइसेस चल रही हैं वो फिर भी मुनासिब जा रही हैं, इतना हमने स्पाइक नहीं देखा, लेकिन आगे जाके ये स्पाइक पॉसिबल है। इस वक्त हो ये रहा है पाकिस्तान में, जो कि बहुत अरसे से ये पॉलिसी है कि हम हमारे मुल्क में हम गैस को हेविली सब्सिडाइज करके यूरिया प्रोडक्शन यूनिट्स को देते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में यूरिया की प्राइस अक्सर व बेशतर आलमी मंडी से बहुत कम होती है। अक्सर औकात 1/3 होती है, 1/3 होती है जो आलमी मंडी की प्राइसेस हो जाती हैं, ये भी हो जाता है। अब इसके बहुत सारे और मनफी सेकंड और थर्ड ऑर्डर नताइज हैं जो कि इतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं, और आज मैं इन्हीं पे बात करना चाहूँगा कि अगर हम इनको चेंज कर दें डायनामिक्स को तो मुल्क के लिए बहुत मुफीद होगा। IMF बहुत अरसे से ये कह रही है पाकिस्तान की हुकूमत को कि आप टारगेटेड सब्सिडीज़ करें, आप जो गरीब फार्मर हैं उसको डायरेक्ट सब्सिडी दें और यूरिया की प्राइस को वो होने दें जो होनी चाहिए, क्योंकि गैस की प्राइस जो आलमी मंडी की है वही फराहम की जाए जो यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं जो यूरिया प्रोड्यूस करती हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि फार्मर इंसेंटिवाइज होगा कि वो यूरिया को, जो कि वो बेदर्दी से इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे 2 बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स हैं, फास्फोरस और यूरिया, इनको बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग पोटाश, जो कि एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट सल्फर और कैल्शियम, इनका भी बहुत कम इस्तेमाल है। और जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं मसलन मोलिब्डेनम, मैंगनीज, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, इनका इस्तेमाल बहुत कम है, अक्सर फार्मर्स के लिए ना होने के बराबर है, और ये बहुत ख़तरनाक है हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी। अब हो ये रहा है कि हमारा यूरिया का जो इस्तेमाल है फार्मलैंड पे वो बहुत बेदर्दी से है। वो 4R प्रिंसिपल से बिल्कुल भी मतलब उसमें फॉल नहीं करता। और 4R प्रिंसिपल्स क्या हैं? राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर और राइट क्वांटिटी। और हम
हमारा जो फार्मर है वो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा भी इस्तेमाल करता है, वो गलत औकात पे भी अक्सर देता है। अक्सर औकात वो एक ही गो में बहुत सारा यूरिया दे देता है, जो कि बिल्कुल भी यूँ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर यूरिया जो हम अप्लाई करते हैं वो ज़ाया होता है। हमारे मुल्क में बहुत लो ऑर्गेनिक मैटर और हाईली अल्कलाइन कैलकेरियस सॉइल्स हैं। अब इसका मतलब ये है कि हमारी ज़मीनें जो हैं उनका पीएच भी बहुत ज़्यादा है, उनमें कैल्शियम की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है और उनमें ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा बहुत कम है। यानी कि अब ये एस्टिमेट किया जाता है कि 0 से 0.3% है सिर्फ नामियाती मादा, जबकि कम अज़ कम 2% होना चाहिए। तो वो एक अच्छा नॉर्मल रीज़नेबल अमाउंट समझा जाता है। बहुत अच्छे जो दुनिया में फार्म्स हैं वहाँ 6%, 7%, इवन 10% तक नामियाती मादा पाया जाता है। अब इसकी भी बहुत सारी implications हैं। जब हम यूरिया इतना बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं तो 50 से 60% यूरिया अप टू हमारा ज़ाया हो जाता है। इवन अप टू 70% जो सैंडी सॉइल्स हैं वहाँ पर तो अप टू 70% जो है वो यूरिया ज़ाया हो रहा है। अगर हम एक डिफरेंट फार्मिंग सिस्टम की तरफ जाएं जो कि सॉइल बिल्डिंग करे, हम नामियाती खादों का भी साथ में इस्तेमाल करें, मिनरल फर्टिलाइजर के यानी कि वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट टाइप फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल करें, तो उससे होगा ये कि हमारी जो यूरिया का इस्तेमाल है वो ईजिली 50 से मे बी इवन 60% हम कम कर सकते हैं बगैर यील्ड को कॉम्प्रोमाइज़ करते। और बल्कि आपको खुशी होगी सुनकर, और तमाम पाकिस्तानियों को भी, बल्कि तमाम इंसानों को, कि ना सिर्फ हम यील्ड को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी यील्ड उतनी रहेगी बल्कि यील्ड बढ़ सकती है। अच्छा। हमारे पास दुनिया में मल्टीपल पीयर रिव्यूड स्टडीज़ यानी टॉप जर्नल्स में ये शोकेस कर रही हैं कि जब हम नामियाती खादों के साथ यानी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट वगैरह या बायोचार उनके साथ फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं तो यील्ड्स में 12 से अप टू 50% तक भी इजाफा देखने को मिलता है मुख्तलिफ क्रॉप्स में। तो ये बहुत खुशाइन बात है, बिकॉज हमारे मुल्क में फूड सिक्योरिटी का भी क्राइसिस है और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का भी क्राइसिस है। और जब हम नामियाती मादा डालते भी हैं और ओवर टाइम नामियाती मादा बिल्डअप भी होता है सॉइल में, ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होता है, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एक लिविंग सॉइल में जिसमें सॉइल फूड वेब हो और मुख्तलिफ अक़साम के डाइवर्सिटी हो, बैक्टीरिया, फंजाई, आर्किया, नीमाटोड्स, प्रोटोजोआज, जब ये सब माइक्रो आर्थ्रोपॉड्स, अर्थवर्म्स, जब ये सब चीज़ें हमारी सॉइल में होती हैं तो वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इतनी ज़बरदस्त करती हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है प्लांट्स में, प्लांट की अपटेक बढ़ जाती है, वो पीएच का बफर भी बना देती हैं। और उससे ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट डेंसिटी, मसलन अगर कोई भी फसल ले लें, आप गंदम ले लें, आप चावल ले लें, आप कोई फल ले लें, सब्जी ले लें, उसमें जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा में पाए जाएंगे। उसमें जिंक ज़्यादा होगी, कॉपर ज़्यादा हो सकता है, मैंगनीज ज़्यादा हो सकता है, और ये तमाम चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये एंजाइम को फैक्टर्स हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।